हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स गुरुकुल। मैं हूं हेमंत शर्मा और आप मेरे संग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द मैक्रो इकोनॉमिक। इट्स अ पार्ट सेकंड। तो अभी तक जो आप पढ़ चुके हैं, हमने आपको पढ़ाया है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके कंपोनेंट्स, जो भी हमारे कंपोनेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अप्रोच करती है। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि एक आम इंसान कैसे डिमांड करता है, एक आम प्रोड्यूसर किस प्राइस पर बेचना चाहता है और कंज्यूमर जो है किस प्राइस पे ख़रीदना चाहता है। लेकिन जब आप इसे इकोनॉमी के लेवल पर लेकर जाते हो और बहुत ही बड़े लेवल पर लेकर चले जाते हो, तो भारत में क्या डिमांड होती है और पूरे भारत में क्या सप्लाई होती है, वो डिमांड और सप्लाई जो है उस टर्म को हम नाम देते हैं एग्रीगेट। तो जब हम इसको पढ़ना चालू करते हैं तो ये हमारा बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक बड़ा फैक्टर बन जाता है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। देखो, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, मतलब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, या फिर नहीं होगा। अगर एग्रीगेट डिमांड जो है नॉट इक्वल, यानी कि वो इक्वल नहीं होगी एग्रीगेट सप्लाई के, या तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द एग्रीगेट सप्लाई, या फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये जो सिचुएशन होती है, इसको हम कहकर चलते हैं थ्योरी रिलेटेड टू द डिसइक्विलिब्रियम। या तो पूरे भारत में एडी ज़्यादा होगा या एएस ज़्यादा होगा। इसे बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं, जैसे इन्फ्लेशन का होना या फिर डिफ्लेशन का होना। अगर हमारा मार्केट के अंदर या फिर पूरे नेशन के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू द एग्रीगेट सप्लाई, मींस एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो वो जो कंडीशन और वो जो सिचुएशन बन के आती है हमारी इन्फ्लेशन के बन के आ जाती है। वहीं पे अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है लेसर हो जाएगा एग्रीगेट सप्लाई से, तो वहाँ पे हमारी जो सिचुएशन होती है इकोनॉमी के अंदर, वो डिफ्लेशन की सिचुएशन पैदा हो जाती है। फिर इसी समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, जो कहलाता है हमारा कि कैसे हम करेक्ट करेंगे इक्विलिब्रियम को, यानी कि हमें इक्विलिब्रियम लेकर आना है। तो जो थर्ड थ्योरी है वो कहती है थ्योरी रिलेटेड टू द करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। तो जो डिसइक्विलिब्रियम हो गया है, यानी एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इज़ लेसर देन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसको हमें किस तरीके से सही करना है, इसको किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लेकर आ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। साथ साथ हम इसके अंदर ये भी रीज़न फाइंड करते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन या क्या परिस्थितियाँ रही थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया, मींस एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो गया या फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज़्यादा हो गया। तो वो सारी परिस्थितियों को समझने के बाद, सोचने के बाद फिर कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा, या फिजिकल पॉलिसीज़ को चेंजेस किया जाएगा, ठीक है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो भी हैं उन सब के अंदर परिवर्तन किए जाते हैं। तो ये था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंशिएशन। देखिए, छोटी सी एक बात है इसके अंदर जो आपको ध्यान देने वाली है। सबसे पहली बात ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, सीधी सी बात है, वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोज कहते हैं। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे इंडिविजुअली हो सकता है। देखो, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है MI है, ठीक है। ये जो MI है, I इंडिकेट्स फॉर द इंडिविजुअल, आप इस तरीके से याद कीजिए इस चीज़ को। और MA मैक्रो मीन्स यहाँ पे आपका आ जाता है एग्रीगेट डिमांड। तो इस तरीके से दोनों ही ग्रीक वर्ड्स हैं और दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, इसका जो मतलब होता है दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज़ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और फर्म। तो ये जो इंडिविजुअल्स और जो फर्म्स के बारे में हम इसके बिहेवियर को लेकर पढ़ते हैं, ये चीज़ हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। तो मैक्रो के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे इकोनॉमी जो है पूरे होल को लेकर हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और उसका एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है। वहीं पे जो हम टूल्स इस्तेमाल करते हैं डिमांड को लेकर या सप्लाई को लेकर, वो हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो हम पढ़ते हैं वो है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो उसका दूसरा नाम होता है, हम इसे प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसको हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी के नाम से जानते हैं।
तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एग्जांपल है वो है इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की इंडिविजुअल इनकम को हम जब फाइंड आउट करने लग जाते हैं तो ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। वहीं पे अगर मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो पूरे देश की जब हम इनकम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है, या फिर हम पूरे इकोनॉमी की या पूरे नेशन का आउटपुट लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो नेशनल आउटपुट कहलाता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को लेकर। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती क्या है? देखिए, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है ऐसे इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेट करती है जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के होंगे। मींस पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या इकोनॉमिक इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और फ्यूचर में क्या इकोनॉमिक इश्यूज आ सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर सोचता है हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है। वहीं पे जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता है ये कहीं ना कहीं ओपिनियन बेस्ड होता है, जो कि इकोनॉमिस्टों के द्वारा जो भी ओपिनियन दिए जाते हैं इकोनॉमिक इश्यूज से रिलेटेड या इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड। वहीं पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है हमारे इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट गिवन होते हैं वो सारे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के तहत होते हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी, यानी कि पहले क्या था, अब क्या है और आगे क्या हो सकता है। और वहीं पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट गिवन होते हैं वो सीधे सीधे रिलेट करते हैं व्हाट ऑट टू बी से। मींस क्या जो ओपिनियन दिया गया है इकोनॉमिस्टों के द्वारा किस तरीके से हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं या कोई डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। वहीं पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्ट्स और फिगर्स जो होते हैं हमारे वेरीफाइबल होते हैं, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल हैं और वो ट्रुथ ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की पॉपुलेशन को लेकर, मान लीजिए अमेरिका के किसी व्यक्ति ने कहा कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, तो इसको मैं वेरीफाई कर सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो सारे के सारे मौजूद होंगे। वहीं पे नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो वेरीफाइबल नहीं होते, वो सिर्फ आपके ओपिनियन के बेस पे होते हैं, यानी किसी व्यक्ति ने अपनी राय दी है कि इस चीज़ को ऐसे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति है जो ये कहता है कि सरकारी ऑफिसेस में से सबकी पेंशन जो है बंद हो जानी चाहिए, तो ये क्या है, ये एक राय है किसी व्यक्ति की। तो ये जो राय होती हैं, ओपिनियन होते हैं, सजेशंस होते हैं, ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। अभी तक आपने पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब ये होता है, इकोनॉमी मीन्स टू वर्क एज अ सिस्टम फॉर अर्निंग और फॉर लिविंग। तो इसको अब मैं आपको पैराग्राफ के ज़रिए या फिर एक डायग्राम के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इकोनॉमी को लेकर जो बताया गया था कि इकोनॉमी क्या है, इट इज़ अ मीन्स टू वर्क एज अ सिस्टम फॉर अर्निंग और फॉर लिविंग। तो इकोनॉमी के अंदर दो प्रकार की इकोनॉमी होती हैं। पहली है ओपन इकोनॉमी, दूसरी है क्लोज इकोनॉमी। तो आपको थोड़ा सा ग्राफिकली ज़रिए थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। तो ओपन इकोनॉमी के अंदर दो चीज़ें होती है। ओपन इकोनॉमी का सीधा सीधा मतलब होता है कि एक ऐसा देश, ऐसी इकोनॉमी जो सबके लिए खुली हुई है, चाहे वो इम्पोर्ट करें चाहे वो एक्सपोर्ट करें। या तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर वो इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी विदेशों से सामान को लेकर आ सकते हैं या फिर अपने डोमेस्टिक गुड्स को विदेशों के अंदर बेच सकते हैं। दूसरी होती है हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो, ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है ये सिर्फ बुक के अंदर रह गई है आज की डेट में। ऐसा कोई देश नहीं है जो आज की डेट में ओपन इकोनॉमी ना हो। क्लोज्ड इकोनॉमी सिर्फ आज की डेट में हम बुक्स के अंदर ही पढ़ते हैं। लेकिन क्लोज्ड इकोनॉमी होती क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऐसी इकोनॉमी जो दूसरे देशों के संग व्यापार नहीं करना चाहती और ना ही दूसरे देशों से सामान को ख़रीदना चाहती है, वो इकोनॉमी जो होती है वो क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को? अब ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत तीन तरीके की इकोनॉमी आती हैं। पहली है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरी है मिक्स्ड इकोनॉमी और तीसरी है सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देखिए, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर सारी प्राइवेट फर्म्स आ जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। जितनी भी प्राइवेट फर्म्स होती हैं वो सारे के सारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंतर्गत आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो भी पावर होती है वो सब के सब प्राइवेट फर्म्स के अंतर्गत होती है। प्राइवेट फर्म्स को पूरी पावर होती है रूल्स और रेगुलेशंस करने की, और जो इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने की। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो मेन मोटिव होता है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना या प्रॉफिट अर्न करना। वहीं पे हमारी जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल बेस्ड होती है, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट के चलाए जाते हैं। वहीं पे जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है वो सब कुछ सोशल वेलफेयर के तहत किया जाएगा। मीन्स एक इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा वो सारा के सारा सोशल वेलफेयर के पर्पज़ से किया जाएगा।
वहीं पे अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी जो है कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशल इकोनॉमी का। क्या कहा गया है मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर? मिक्स्ड इकोनॉमी में ये कहा गया कि जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी, ठीक है, जैसे सोशलिस्टिक इकोनॉमी में थी, जो सेंट्रल अथॉरिटी होगी उसको क्या करना होगा, उसके रूल्स और रेगुलेशंस चलेंगे, लेकिन जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के तहत चलेंगी। कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर रूल्स और रेगुलेशंस तो गवर्नमेंट के होंगे, लेकिन जो भी फर्म्स को रन कराएगा वो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को रन कराया जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक पूरा ख़त्म है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।